शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की खौफनाक कहानी लाहौर से रहमान शेयर कर रहे हैं। रहमान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी जिंदगी की एक डरावनी तरीन आबिती शेयर करूंगा। ये आज से 35 साल पुरानी बात है, जब मैं नौजवान हुआ करता था और मैं एक ठेला लगाया करता था, मीठी शाही खीर का ठेला। मैं लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में अपना ठेला लगाता था। मेरी कोई मखसूस लोकेशन नहीं थी। कभी कभार मैं अंदरून लाहौर की उन पुरानी गलियों और बाज़ारों की तरफ, उन कूचों की तरफ भी चला जाया करता था। मेरी खीर लोग बहुत शौक से खाते थे। मेरा शुरू से ही शाही खीर का काम था। मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में खीर जमाई होती थी। सर्दियों के मौसम में मैं गाजर वाली खीर बेचा करता था और गर्मियों में मीठी शाही खीर, ठंडी खीर बेचा करता था। तो इसी तरह से गर्मियों का मौसम था, गर्मियों में भी खीर बहुत ज़्यादा बिकती थी। मैं लाहौर के ही उन पुराने इलाकों की तरफ था। तभी कुछ खीर अभी मेरी बच गई थी। मैं अपना ठेला लेकर वापस जा रहा था। 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। अभी भी खासे लोग गुजर रहे थे आसपास से। तभी मुझे सुरजन सिंह गली से ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था कि किसी घर में कोई शादी की तकरीब चल रही है और वहां पर ढोलकी बज रही है। ढोलक की थाप सुनने के बाद मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो कोई है ही नहीं। मैं इस गली में अपना ठेला लेकर चला जाता हूँ और जिस घर के पास शादी हो रही है वहां पर अपना ठेला लगा लेता हूँ। वैसे भी जितने भी ठेले वाले होते हैं वो ऐसे ही शादी ब्याह में अपने ठेले लगाकर खड़े हो जाते हैं ताकि वहाँ के जितने भी बाराती, शादी पर आए लोग, मेहमान और बच्चे वो चीज़ें ले लेकर खाते भी हैं। इसी फिराक में मैं उस गली की तरफ निकल गया। एक पुरानी सी गली से होता हुआ मैं एक चौक में एक कोने पर आकर खड़ा हो गया। बिल्कुल मेरे पीछे वाले मकानों से ही ढोलक बजने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था बहुत सी लड़कियां ढोलक की थाप पर गाने गा रही हैं, ढोलक बज रही है। लेकिन एक बात की मुझे बहुत हैरानगी थी, मुझे कहीं भी लाइटें जलती नजर नहीं आई। शादी वाला घर हो और उसके ऊपर रंग बिरंगी लाइटें ना जलें, ये तो मैंने पहली बार देखा था। फिर मुझे लगा कि बास लोग इतना धूमधाम से नहीं शादियां करते, हो सकता है लोगों ने लाइट्स ना लगाई हो। तो मैं बिल्कुल उस जगह पर खड़ा हो गया जहाँ पर पीछे वाले पुराने मकानों से आवाज़ें आ रही थी। खासा देर हो गई मुझे खड़े हुए। इतनी देर होने के बाद भी कोई नहीं आया। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी देर किसी को तो आना चाहिए था। मैं आवाज़ भी लगा रहा था, ठंडी शाही खीर खा लो, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि घरों के दरवाजे भी बंद थे। सिर्फ वो ढोलक बजने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, लेकिन खाने वाला तो कोई था ही नहीं। ना ही कोई बाहर निकला, ना ही मुझे किसी की आवाज़ आई। गली भी सन्नाटा, सुनसान गली थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद ऐसा लगा जिस घर से ढोलक बजने की आवाज़ आ रही है वहीं से किसी ने खिड़की खोली हो। मैंने पलट कर देखा, ऐसा लगा कोई औरत थी, झांक कर देख रही थी। तभी मुझसे पूछने लगी, भाई क्या आपके पास खीर है? मैंने उससे कहा कि जी बीबी मेरे पास खीर है। मैं बहुत खुश हुआ। चलो ठीक है, हमें चाहिए। दरवाज़ा खुला, अंदर खूब अंधेरा था। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। उसने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे शादी ब्याह पे बच्चियां लड़कियां पहनती हैं।
आई और कहने लगी जितनी भी खीर के प्याले हैं हमें दे दो। मेरे पास जितनी भी खीर थी मैंने उन्हें दे दी, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। काफी देर होगी मैं खड़ा रहा। वो खाली प्याले जो थे मिट्टी के, वो लोगों ने उस बच्ची के हाथ भेज दिए। मैंने उसे कहा कि बेटा इनके इतने पैसे बनते हैं। वो कहने लगी चचा पैसे सुबह ले जाना। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने खीर भी सारी बेच दी है और ये लोग तो देखो मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। बहरहाल अब मैं किससे बहस करता, कोई मर्द तो था ही नहीं। वो बच्ची अंदर गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। 1 से 2 बार मैंने दरवाजे पर दस्तक भी दी, मगर कोई बाहर नहीं निकला। मैं परेशान हाल अपना खाली ठेला लेकर वहां से निकल गया कि इतनी देर खड़ा भी हुआ, इंतजार भी किया और हाथ भी कुछ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह आऊंगा और आकर अपने पैसे ले जाऊंगा। उसके बाद चुपचाप मैं वहां से निकला, अपने घर आ गया। घर आकर मैं बहुत ज्यादा थक गया था। आते साथ ही मैं लेट गया। सुबह जब मैं जागा मैंने अजीब मंजर देखा। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जो भी खीर के प्याले मैंने इस घर में दिए थे, मिट्टी के वो सारे प्याले जले हुए थे। ऐसे लग रहा था कि उनको बाहर से किसी ने जलाया हो। वो पूरी तरह से काले रंग के हुए थे। जैसे ही मैंने उनको हाथ लगाया वो टूट गए। ये पहली बार हुआ था। तकरीबन 10 से 12 प्याले थे जो टूट गए। सबका यही हाल था, जलकर काले होने के बाद टूट गए। मैंने अपने घर वालों को बताया। सब बहुत हैरान हुए कि ऐसे कैसे मुमकिन है। बाकी जो खीर मैंने दूसरी तरफ लोगों को खिलाई थी वो सारे बर्तन बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ यही वाले टूटे थे। बहरहाल मेरे घर में मिट्टी के और भी काफी ज्यादा बर्तन पड़े थे। मैंने वो निकाले। घर में ताजा खीर बनी हुई थी। वो सारी खीर भर कर उन प्यालों में डालकर फ्रीजर में रख दी गई। मैं घर से शाम 6 बजे निकला करता था और देर रात के वापस आता था। दिन के वक्त जिन लोगों को चाहिए होती थी वो हमारे घर से भी आकर शाही खीर ले जाया करते थे, इसलिए घर से भी अच्छी खासी हमारी बिक्री हो जाती थी और बाहर तो होती ही होती थी। फिर मैंने शाम 6 बजे दोबारा से अपना ठेला सारा सजाया और लेकर आज सीधा सूरजन सिंह गली में जाने के बजाय पहले मैंने अपनी सारी खीर बेची। मुझे ये डर था कि कहीं आज फिर वो लोग मेरी सारी खीर ना ले लें और मुझे पैसे नहीं देंगे। सारी खीर बेचते बेचते मुझे रात के 12 साढ़े 12 बज गए। वहां से जब अपना ठेला लेकर मैं दोबारा से सूरजन सिंह गली की तरफ आ रहा था, मखसूस वही टाइम था। आज फिर ढोलक बज रहा था। आज फिर वो गली बिल्कुल वैसे ही सुनसान थी। मैं बड़ा हैरान कि इस गली में भला कोई रहता ही नहीं है। सारे घर बंद है और इस एक घर से ढोलक बजने की आवाज आती रहती है। बहरहाल मैंने इस घर पर दस्तक दी। ढोलक बज रहा था। किसी ने मेरी दस्तक सुनी ही नहीं। तभी उसी गली के साथ जो गली थी जिस तरफ से मैं आया था, एक साइकिल वाला आदमी गुजरा। उस आदमी ने मुझे पुकारा, कहा भाई यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि भाई ये देखो मेरा खीर वाला ठेला है। कल रात ये शादी वाले घर में इन लोगों ने मुझसे 12 प्याले खीर के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। इन लोगों ने कहा था कि आज आकर पैसे ले जाना। वो कहने लगा कौन सी शादी वाला घर, यहाँ तो किसी घर में शादी नहीं है। मैंने उसे कहा कि कैसी बातें करते हो, तुम्हें ढोलक बजने की आवाज नहीं आ रही? वो कहता कहीं भी ढोलक नहीं बज रहा। ये घर तो तकरीबन पिछले 50 बरस से सुनसान और खाली पड़े हैं। ये घर बंद है, यहाँ पर कभी कोई नहीं आया। तुम्हें इस घर पर पड़े ताले नजर नहीं आ रहे? एकदम जब मेरी नजर पड़ी मुझे तो वो ताले दिखे ही नहीं थे। मैंने तो उन पर गौर ही नहीं किया। मैंने से कहा कि नहीं भाई मेरा यकीन करो, ये इस खिड़की से एक औरत ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास खीर है। इसी दरवाजे से वो बच्ची बाहर आई जो मुझसे खीर के प्याले लेकर गई। वो कहने लगा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पर ऐसा कोई घर आबाद नहीं है। ये घर आज के नहीं बहुत कदीम अरसे से खाली है। अगर यहाँ पर कोई रहता होता तो तुम्हें तभी पैसे मिलते। मेरी मानो यहाँ से निकल जाओ। इतनी रात को यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ना ही यहाँ पर कोई आता है। इन घरों में बहुत से जिन्नात हैं, आसेब हैं। जानते हो ये गली इतनी सुनसान क्यों है?
आधी रात को 12 बजे के बाद जब भी कोई इस घर के पास से गुजरता है उसे कोई पुकारता है, एक खौफनाक पुकार सुनाई देती है और उस पुकार पर अगर कोई उस बात का जवाब दे दे तो वो पीछे लग जाते हैं। मैंने उससे पूछा कौन पीछे लग जाते हैं? जिन्नात। जब उसने ये बात की मैं बहुत डर गया। अब मेरे पास तो कोई और जरिया नहीं था, ताला भी शायद मुझे उसी वक्त नजर आया। और वो ढोलक बजने की आवाज कहाँ गई? एकदम से सारा मंजर ही बदल गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मैं तेजी से अपना ठेला लेकर वहां से वापस निकला। अभी वो आदमी आगे की तरफ चला गया और मैं दूसरी जानिब जा ही रहा था। मुझे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे मौजूद है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो क्या देखता हूँ, एक काले बुर्खे वाली औरत थी। वो गली के कोने से झांक कर मुझे देख रही थी, खड़ी हुई थी। मैं बहुत शदीद डर गया। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा, तेजी से अपना ठेला लिए वहां से बाहर मेन रोड पर आ गया और जल्दी जल्दी अपने घर आने लगा। उस गली तक तो वो मेरे पीछे आई, उसके बाद नहीं आई। मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं घर वालों को क्या बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है। इतना शदीद मुझे बुखार हो गया, मेरी खौफ से तबीयत खराब हो गई। रात भर मैं सो नहीं सका। अजीबोगरीब वहम, खौफ, वो सब मेरे ऊपर जैसे तारी से हो गए। सुबह जब मैं जागा मुझे उस वक्त भी बुखार था। आज मेरा कोई भी खीर वाला प्याला ना टूटा, ना काला हुआ, ना जला। वो जो कुछ भी था वही 12 प्याले ही थे जो खराब हुए। मैंने घर वालों को बताया कि ये मेरे साथ हुआ है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं तो किसी साहिब इल्म के पास जरूर जाऊंगा और जाकर पता करूंगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं दिन के टाइम उस मोहल्ले में जाऊंगा और जाकर देख कर आऊंगा कि क्या ऐसा मुमकिन है या वो आदमी मुझे सिर्फ महज डरा रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि चलो मेरे साथ। हम लोगों ने मोटरसाइकिल निकाला। हम सूरजन सिंह गली पहुंच गए। ये वही घर थे जहां पर मैं रात के वक्त आया था। दिन के वक्त तो इनका नक्शा बिल्कुल ही और था। वो इतने सुनसान, वीरान, पुरसरार और पुराने थे कि जिनको देखकर लग रहा था कि बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कदीम अरसे से कोई नहीं आया। खिड़कियां बीच में बिल्कुल ऐसे पुरानी होकर धसी हुई थी, संगालूद। उसके आगे रॉड लगे हुए थे। दरवाजे के ऊपर वो कदीम पुराने जमाने का ताला लगा हुआ था। उसका दरवाजा भी अंदर से ऐसे नीचे धसा हुआ था जैसे जमाने बीत के हो इसको खुले हुए भी। आज गली में चहल पहल थी, लोग थे। हम लोग जब घर के बाहर खड़े घर को देख रहे थे तभी उसी गली के 2 आदमी वहां से गुजरे और हमसे पूछने लगे, भाई ये घर खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, ना तो ये किराए पर चढ़ते हैं और ना ही बिकते हैं, आप इन्हें क्यों देख रहे हैं? मैंने से कहा कि नहीं भाई, बस वैसे ही, ये घर कब से खाली है? तो वो कहने लगा तकरीबन 35-40 साल से तो खाली ही होंगे। हम लोग उस वक्त इस मोहल्ले में हैं जब ये पुराने घर आबाद थे, तब भी ये घर वीरान ही था। हमारे बड़े भी इसी मोहल्ले में रहते थे। वो तब से देख रहे हैं कि ये घर वीरान है। भाई यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। कहते हैं पुराने दौर में यहाँ पर एक सिख फैमिली रहती थी। पार्टीशन के बाद जब वो गए तो घर खाली हो गया। कुछ अरसा घर खाली रहा, फिर उनके कोई मिलने वाले थे, वो मुस्लिम थे। उन लोगों ने जब इस घर को आकर खोला, आबाद करने की कोशिश की तो इस घर में आबाद नहीं हो सके। उनके चीखों पुकार मोहल्ले वाले सुनते थे। छत के ऊपर अपने आप आग लग जाती थी। वो लोग जानते ही नहीं थे कि आग लगती कहाँ पर है। आग जब दहकती थी मोहल्ले वाले शोर मचाते थे, वो लोग ऊपर जाकर देखते थे, आग जमीन पर नहीं होती थी, दीवारों के ऊपर से शोले निकल रहे होते थे। इस घर के ऊपर वाले हिस्से के सारे छत काले स्याह हैं। फिर वो लोग ऊपर वाले हिस्से में जाना बंद हो गए। ये जो नीचे वाले हिस्से देख रहे हो, यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर भी उनको जिन्नात सोने नहीं देते थे, उनकी चारपाइयाँ पलट देते थे। वो बताते हैं कि इस घर में जले हुए चेहरे वाली 4 औरतें हैं, चुड़ैलें या जिन्नियाँ जो भी हैं, वो इस नीचे वाले हिस्से में आबाद हैं। ऊपर वाले हिस्से से खौफनाक आवाज़ें आती थी। फिर वो लोग जब यहाँ से भागे तो ऐसे ताले लगा कर गए कि दोबारा कभी भी नहीं आए।
जो सामान वो लेकर आए थे अभी तक वो सामान इन्हीं घरों में है। इतना ही नहीं, जब ये घर सुनसान हो गए, खाली हो गए, आसपास लोगों ने भी इन घरों में अक्सर रात के वक्त आग के शोले देखे थे। शायद कोई चोर चोरी के गर्ज से इन घरों में जाने की कोशिश भी करता। एक दो लोग जो चोरी की गर्ज से इस घर में गए थे, उनके ऊपर भी जिन्नात ने हमला किया था। उनके चीखों पुकार भी लोगों ने सुने थे, और जब उनको पकड़ा गया तो वो रो रो कर माफिया मांग रहे थे कि हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है, हम चोरी की गर्ज से इन घरों में गए थे। इस घर में बहुत रौने चेहरे वाली 4 औरतें रहती हैं उन बंद काले कमरों के अंदर। यहाँ पर बहुत आसेब है। और चीखों पुकार करते वो माफिया मांगते। जब यहाँ से भागने लगे तो पुलिस उन्हें दे गई अपने साथ, यहाँ से चले जाओ। मैंने उन लोगों को सारा किस्सा बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ था। लोगों का ये कहना था कि कभी कभार वो किसी अनजान इंसान को या किसी अजनबी को जब उन लोगों ने अपना शिकार बनाना होता है जिन्नात ने, तो फिर वो ऐसा हरपा करते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ हमारे इलाके के चौकीदार के साथ भी वैसा ही हुआ था। हमारे इलाके का चौकीदार जो कि नया इस मोहल्ले में आया था, पहले वाला तो इन घरों के आसपास से गुजरता भी नहीं था। तो जो नया चौकीदार आया था, जब वो रात के पिछले पहर में यहाँ पर पहरा दे रहा था, तो उसका ये बताना है, इस खिड़की से एक औरत ने मुझे आवाज दी। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे घुप अंधेरा था और वो औरत रो रही थी, मदद की पुकार लगा रही थी। जब मैं वहां पर गया और मैंने पूछा कि कौन है यहाँ पर, क्यों रो रहे हो, कौन है इस घर में, बाहर ताला देखकर, तो एकदम से जब मैंने उसका चेहरा देखा, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और सिर्फ चेहरे पर एक सफेद आंख थी माथे के दरमियान। वो चौकीदार चीखों पुकार करता यहाँ से भागा। सुबह मेन चौक में वो बेहोश मिला था। उसके बाद तो वो इस मोहल्ले की तरफ आया ही नहीं। हमारे मोहल्ले में चौकीदार चक्कर तो जरूर लगाता है, लेकिन रात के पिछले पहर में यहाँ पर चौकीदार भी नहीं आता। हमने जब ये इतनी सारी बातें सुनी, मुझे यकीन हो गया। मैं वहां से चला गया। हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद हम लोग साहिब इल्म के पास गए। उनको जाकर मैंने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। वो ये कहने लगे कि तुम हम कलाम हुए हो, तुम्हारे हाथ से उन्होंने वो चीजें भी ली हैं, तुम दोबारा भी वहां पर गए थे। तीसरी बार उस गली की तरफ अपनी खीर लेकर, अपना ठेला लेकर गलती से भी मत जाना। अगर तीसरी बार उन लोगों ने, उन जिन्नात ने तुम्हें बुलाया, तुमसे कुछ ले लिया, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुमने उन्हें कुछ दे दिया। अगर तुम उनको उस दिन कुछ ना देते, वहां से चले जाते, तो शायद वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते। वो बहुत सख्त जिन्नात हैं। हाँ, वो तुम्हारे पीछे आने की कोशिश शायद करें। बेहतर यही है कि रात के वक्त उस इलाके की तरफ मत जाना। मैंने तो तौबा कर ली कि मैं उस जगह की तरफ से गुजरूंगा भी नहीं। मैंने उनसे दम करवाया। दम करवाने के बाद कुछ मेरी हालत बेहतर हुई। दवाइयाँ खा खा कर भी मेरा बुखार जाता ही नहीं था। जैसे ही शाम होती थी मुझे बुखार होने लगता था। तो 3 दिन तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं सका। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। उन 2-3 रातों में मुझे ऐसा लगता था कि जब हम लोग सब सोते हैं आधी रात को, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से कोई बहुत तेज जलने की खुशबू मेरे नाक में जा रही है, जैसे मेरे पास खड़े होकर या तो कोई कपड़ा जलाता है या कोई कागज जलाता है, और एक धुआं सा जब मेरी नाक में जाता था मेरी आंख खुल जाती थी। मेरे आसपास हल्का हल्का धुआं होता था, दिखाई कोई भी नहीं देता था, लेकिन धुआं मुझे महसूस होता था। फिर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगता था तो वो धुआं गायब हो जाता था। तीसरी रात दम करवाने से पहले जब मुझे वो धुआं महसूस हुआ तो मेरी आंख खुली, तो मैंने एक काले लिबास वाली औरत को अपने पास खड़े देखा था। बूढ़ी सी औरत थी। मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो गायब हो गई। फिर अगले दिन हमने जाकर दोबारा दम करवाया तो उनका यही कहना था कि मखलूकात कभी कभी पीछे आती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे हिफाजत का एक तावीज़ दिया। उसके बाद भी मैं ठेले लगाता था, लेकिन उस हिस्से की तरफ नहीं जाता था। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, ऐसे ही मैंने खीर वाला ठेला लगाया हुआ था।
کچھ لوگ آئے میرے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پر پچھلی گلیوں میں شادی ہے، شادی والا گھر ہے، تو وہاں پر اپنا ٹھیلا لے آؤ، بہت سے لوگوں نے کھیر کھانی ہے۔ جب میں نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوا۔ اس ڈر کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے وہ ڈر ان سے کیوں لگا۔ دیکھنے میں تو بالکل نارمل انسان لگ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، کھیر ختم ہو چکی ہے، ہوتی تو میں ضرور آ جاتا۔ وہ کہنے لگے اچھا پکی بات ہے کھیر ختم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں کھیر ختم ہو گئی ہے۔ وہ بڑی عجیب نظروں میں میری طرف دیکھ کر ہنسے اور چپ چاپ جس گلی سے آئے تھے وہیں پر چلے گئے۔ میرے پاس تو بھی کھیر تھی، میں نے شادی والے گھروں کے پاس جانا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ٹھیلا سیدھا کیا اور وہاں سے آگے کی طرف نکل گیا۔ آگے جب جا کر میں مین چوک میں کھڑا ہوا، وہاں پر کافی بھیڑ بھاڑ تھی، دکانیں تھیں، رش تھا۔ 2-3 لڑکے آئے موٹر سائیکل پر کھیر کھانے کے لیے، میرے پاس رکے۔ میں نے پیالے سیدھے کیے اور جب برتن اٹھا کر کھیر ڈالنے لگا تو کھیر والے برتن خالی تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے سارے کھیر والے برتن خالی تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ معذرت بیٹا کھیر ختم ہو گئی ہے۔ تیزی سے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گلی بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس کے کونے پر ایک پرانا مکان ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سے میں گزرنے لگا، وہی 2 آدمی مجھے نظر آئے جو 2 آدمی میرے ٹھیلے پر آئے تھے۔ وہ محلہ کہاں، یہ جگہ کہاں، یہ گلی کہاں، مجھے نظر آئے۔ میں بہت ڈر گیا۔ تو مجھے جب میں ان کے پاس سے گزرا خوفناک آواز سنائی دی کہکے کی، اور وہ غائب ہو گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی وہ جنات ہے۔ میں اپنے گھر پہنچا، مجھے اتنا سخت بخار تھا، یہاں تک کہ مجھے جیسے دورہ سا پڑ گیا۔ دورہ ایسے پڑا کہ جب میں اپنے گھر داخل ہوا، طبیعت تو میری خراب ہو چکی تھی، سر بھاری ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے میرا جسم بہت وزنی ہے۔ میں شور مچا رہا تھا اور اپنے گھر والوں کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے کندھوں پر کچھ سوار ہے، میرے کندھوں پر کچھ بیٹھا ہے۔ میں لیٹ بھی رہا تھا تو میرے کندھے بہت وزنی تھے۔ پھر میری جو بیوی تھی وہ جلدی سے قرآن پاک لے کر آئی۔ میرے والدین، میرے بھائی بہن سب میرے آس پاس تھے۔ جو ہی قرآن پاک ان لوگوں نے میرے نزدیک کیا تو آہستہ آہستہ وہ جو میرے جسم پر بوجھ تھا وہ کم ہونے لگا۔ پھر جب قرآن پاک ہٹاتے پھر میری وہ حالت ہو جاتی، جسم ویسے بھاری ہونے لگتا اور ایسا لگتا جیسے میرے سر کو کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ سونے کی کوشش کرتا تو ایسا لگتا سینے کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے۔ پوری طرح سے میرے اوپر کوئی تھا اس رات، کچھ سوار تھا میرے اوپر۔ پوری رات سب جاگتے رہے، میرے پاس بیٹھے رہے، کبھی میں اٹھ کر بیٹھتا، کبھی میں لیٹتا۔ عجیب بے چینی تھی، عجیب سی ایک گھٹن تھی میرے اندر۔ مجھے بہت زیادہ ڈرا رہے تھے وہ جو بھی تھے، سامنے نہیں تھے لیکن میرے وجود پر، میرے جسم کے اوپر ان کا پورا بسیرا ہو چکا تھا۔ جب آدھی رات ہوئی مجھے واش روم جانا تھا، میں رفع حاجت کے لیے واش روم گیا۔ جیسے میں واش روم سے باہر نکلا، ابھی میں باہر نکلا ہی نہیں تھا، میرے ساتھ واش روم سے ایک آدمی باہر نکل کر گیا، بالکل دبلا پتلا سا تھا۔ وہ آدمی کہاں سے آیا، وہ کون تھا، میری چیخیں نکل گئی کہ جیسے ذہن میں آیا میں گرا، میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح کہیں فجر کے بعد جا کر مجھے ہوش آئی۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ جب میں واش روم سے نکلا میرے ساتھ ایک آدمی نکلا اور آگے جا کر ذہن میں غائب ہو گیا۔ پھر اسی دن سب گھر والے مجھے لے کر گئے عامل کے پاس جن سے دم کروایا تھا۔ ان کے پاس جب گئے، ان کو جا کر ساری بات بتائی تو وہ جو عامل تھے، جب انہوں نے یہ ساری بات سنی، انہوں نے میرے پر پڑھائی کی، مجھے دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات تھے، جن تھے، وہ اسی گھرانے سے تھے، وہی جگہ تھی، گھما پھرا کر ان جنات نے تمہیں اسی جگہ پر لے کر جانا تھا۔ اچھا کیا جو ان کے پیچھے نہیں گئے، ابھی تو تم ان کے پیچھے گئے نہیں تھے، ہم کلام ہوئے تو پھر بھی تمہارا انہوں نے یہ حال کیا۔ اگر تم غلطی سے بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تو شاید وہ تمہیں زندہ ہی نہ چھوڑتے۔
फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ अरसा तुमने अभी खीर वाला ठेला लेकर बाहर नहीं निकलना। जिन्नात मीठे पर, मिठाई पर, दूध वाली चीज़ों पर आशिक होते हैं और बाज़ औक़ात वो इन चीज़ों को खाने के लिए भी ऐसी दुकानों पर, ऐसी जगहों पर जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे हिफाजत का एक तावीज़ दिया। 3 दिन मैंने दम करवाना था, डर बहुत लगा था मुझे। फिर तकरीबन 2-3 माह मैं गया ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने खीर वाले ठेले लगाना बंद कर दिए। बस घर से जो लोग लेकर जाते थे, मैंने मेरे भाई ने मिलकर हम लोगों ने एक अपना स्टोर बना लिया, जैसे करियाना शॉप होती है। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो जो जिन्नात का मेरे ऊपर वार हुआ था, मैं वो कभी भी नहीं भुला सकता। उसके बाद भी कुछ अरसा मुझे डरावने ख्वाब आते थे। कभी कभी मुझे अपने घर में वो आदमी नजर आता था, बिल्कुल पतला सा था, दरमियाने से कद का। कभी किसी रंग के सूट में नजर आता था, कभी किसी रंग के। बहुत खौफनाक चेहरा था उसका, सर पर बाल नहीं थे। वो बस मुझे 3-4 जब वो मुझे नजर आता था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी, बुखार हो जाता था, पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता था। वो एक जिन था। फिर जब मैंने मुकम्मल दोबारा दम करवाया, हिसार बंदी करवाई, हमारे घर में हिसार बंदी हुई, सदके खैरात किए गए, कुरान ख्वानी करवाई, तब जाकर मुकम्मल तौर पर उन जिन्नात ने हमारा पीछा छोड़ा, जान छोड़ी। तो ये मेरी कहानी थी जो मेरे ऊपर बीती, जो मैंने खुद सही कि मेरे घर वाले भी डरते थे मेरे से कि कहीं पता नहीं इसको दौरा ना पड़ जाए या इसके सामने वो मखलूक ना आ जाए, इसके ज़रिए हमें नजर ना आ जाए। एक दफ़ा मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ हूबहू तुम्हारे पीछे तुम्हारे वजूद की एक परछाई को खड़े देखा था। एक तो शेडो होता है, उसने कहा कि नहीं वो परछाई थी, लिबास भी पहना हुआ था, चेहरा नजर नहीं आया था। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया रहमान आपका। जैसे बहुत से लोगों की जिंदगियों में बहुत से वाकयात हो जाते हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी 1-2 कहानियों में शेयर की थी कि बाज़ों का जिन्नात हर किसी को दिखाई नहीं देते, जिन्नात हर किसी के ऊपर हमलावर नहीं होते, जिन्नात हर किसी को अपना शिकार नहीं बनाते। वो भी चंद लोगों को चुनते हैं, वो भी चंद लोगों के ऊपर अपना आप जाहिर करते हैं, वो भी चंद लोगों को ही नजर आते हैं, और जिनके ऊपर वो अपना आप जाहिर करते हैं, जिनको नजर आते हैं उनको अक्सर मुआसिब ज़दा भी कर देते हैं। वैसे भी जो कदीम पुराने मकान होते हैं जो बंद होते हैं, और बिलखुसूस जिन्नात की वजह से अगर वो बंद हो तो वो बहुत आसिफ ज़दा होते हैं। फिर वहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ ये वाक़यात हो जाते हैं, बिलखुसूस अगर वो रात का टाइम हो तो। अगर आप किसी भी ऐसे मकान के पास से गुजर रहे हों या ऐसी गली से गुजर रहे हों जहाँ पर ऐसे घर हों और उन घरों की वजह से वो गलियाँ भी आसिफ ज़दा हो जाए, कोई आपको पुकारे, आवाज़ दे, आपकी जान पहचान ना हो, तो कभी ना रुके, कभी ना पलट कर जवाब दे, क्योंकि हर आवाज़ पर जवाब देना भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी lushinwir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी ज्वाइन किया है, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, लिसनर हैं, उन सबको मैं अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।